अस्सलाम वालेकुम दोस्तों खिलाफत उस्मानिया का असल बानी अर्तुगरुल का पोता और उस्मान गाजी का बेटा उरहान था। वो 1281 में सोहूत में पैदा हुआ और जवान होने तक रोज़ दादा की कब्र पर हाजिरी देता था और कब्र के सराहने खड़े होकर दादा का ख्वाब दोहराता था। वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर सोहूत के दाएं बाएं मौजूद किले भी फतह करता रहा। सन 1300 में इलाके की चारों बड़ी रियासतें ज़वाल पजीर हो गई थीं। सल्जूक रियासत ख़त्म हो गई, अयूबी सल्तनत कमज़ोर हो रही थी, बाज़ंतीनी एम्पायर की ईंटें भी गिर रही थीं और मंगोलों का तूफ़ान भी सिमट कर चीन तक महदूद हो गया था। एशियाई कोचक में उस वक्त गिरे हुए किलों, खाक उड़ाते शहरों, बिखरते महल्लात और गुज़रे वक्त के नोहों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन आप कुदरत का मुजज़ा देखिए कि इसी खून आशाम दौर में दो नई ताकतें पैदा हो गईं। उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में अर्तुगरुल का ख़ानदान सर उठाने लगा। अमीर तैमूर और उरहान दोनों के दौर में ज़्यादा फ़र्क नहीं। अमीर तैमूर ने उरहान के पोते बायज़ीद जल्दरम को 1402 में अंगोरा में शिकस्त दी थी। ये दोनों ताकतें बहरान में उभरीं और ये देखते ही देखते तारीख़ बन गईं। उरहान ने 1326 में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद अनाने इक़्तिदार संभाली। उस्मानी सल्तनत उस वक्त सोगत से शुरू होती थी और 100 किलोमीटर बाद बोरसा पहुँच कर ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उरहान ने इसके बावजूद ना सिर्फ अपना सिक्का जारी किया बल्कि अपनी रियासत का आइन, कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी बनाया। दोस्तों, ये उरहान ही था जिसने अपने दादा अर्तुगरुल की दास्तान लिखवाई और उसके नाम का सिक्का जारी किया। ये वही सिक्का था जो आगे चलकर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल का मुहर्रिक बना। कैसे, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। अर्तुगरुल ख़ानदान ने फ़ैसला किया ये इस्लामी दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे बल्कि इनका फ़ोकस बाज़ंतीनी रियासत होगी, लिहाजा ये सिर्फ इनके किलों पर हमले करते थे। उरहान ने बोरसा के बाद अज़नीक, अज़मीत और कारासी के किले फतह किए। आप अर्तुगरुल में बार बार निकोसिया और नोमेदिया का जिक्र सुनते रहे हैं। निकोसिया आजकल साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि निकोमेदिया यूनान का शहर था। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते थे। उरहान ने ये भी फतह कर लिए। ये इसके बाद साबिक सल्जूक रियासत के शुमाल मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ा और आधा अनातोलिया भी फतह कर लिया और फिर ये आज के तुर्कमानिस्तान की तरफ मुड़ गया और उसका खासा हिस्सा भी काबू कर लिया। बाज़ंतीनी हुकूमत इससे घबराती थी, चुनांचे बाज़ंतीनी बादशाह जान शशम ने उसके साथ अमन मुआहदा किया और अपनी साहबजादी उसके अक़द में दे दी। दोस्तों, ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने गैलीपोली और अंकारा फतह कर लिए। इसने गवर्नेंस का अपना एक मॉडल भी तख्लीक किया। आगोज़ कबाइल झंडे को संजाक कहते थे। उरहान ने रियासत को मुख्तलिफ सूबों और ज़िलों में तकसीम किया और हर ज़िलादार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। इन झंडों की वजह से इसके ज़िले संजाक कहलाते थे। इसने ज़िलादारों को अपनी फ़ौज बनाने, इलाके फ़तह करने और टैक्स जमा करने का इख्तियार भी दे दिया। इस हिकमत अमली की वजह से उसकी फ़ौज भी मजबूत हो गई और अवाम भी खुशहाल हो गए। इसने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे और कारवान सराय बनवाए। वो एशियाई कोचक का पहला हुक्मरान था जिसने बोरसा में यूनिवर्सिटी बनाई थी। उरहान के बाद इसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना और इसने सल्तनत उस्मानिया को हकीकतन सल्तनत उस्मानिया बना दिया। मुराद 30 साल हुक्मरान रहा और इन 30 बरसों में 24 साल मैदान जंग में रहा। उसका रिकॉर्ड था कि उसने कोई जंग नहीं हारी। उसने बल्गारिया, सर्बिया और मकदोनिया फतह कर लिए। उसकी आखिरी जंग कोसोवो में हुई थी और पूरे यूरोप की फ़ौजें इकट्ठी होकर उसके मुकाबले के लिए मैदान में उतरी थीं, लेकिन उसने इस मुश्तरका फ़ौज को भी खाक चटवा दी। वो 1389 में कोसोवो की जंग के दौरान ज़ख्मी होकर इंतकाल कर गया। मुराद अव्वल के मरने की खबर फैली तो पूरे यूरोप में जश्न मनाया गया और तमाम कलीसाओं की घंटियाँ बजाई गईं। मुराद अव्वल ने उस्मानी सल्तनत के रकबे में 5 गुना इजाफा किया था, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि 4 नस्लों की फतवाहत के बावजूद मुराद अव्वल के इंतकाल तक सल्तनत उस्मानिया सिर्फ 20,000 मुरबा किलोमीटर पर मुहित थी और ये रकबा आज की रावलपिंडी डिवीज़न से भी कम था। दोस्तों, ये थी सल्तनत उस्मानिया, 4 नस्लों के बाद की सल्तनत उस्मानिया। ये हकीकत साबित करती है कि रियासतें एक दिन में नहीं बना करती, इनकी बुनियादों में नस्लें खप जाती हैं। आप ईरान से लेकर कन्या तक सफ़र करें, आपको हर 10-15 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई मज़ार, कोई ना कोई कब्रिस्तान मिलेगा और इस कब्रिस्तान में आपको कोई ना कोई तुर्गुत, कोई ना कोई अब्दुर्रहमान, कोई ना कोई शम्स और कोई ना कोई बामसी मिलेगा। वियना के मज़ाफ़ात और बुदापेस्ट की पहाड़ियों तक तुर्क कब्रिस्तान है और हर कब्र के सराहने पर कलमा शहादत लिखा है।
ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں اور پھر کہیں جا کر ریاستیں سر اٹھاتی ہیں، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا۔ پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا کہ ترک صرف ترک ہوتی ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان یتیم بچوں کو گود میں لے لیتے تھے اور ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے۔ یہ جب بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جانصار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں، آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی۔ اور رہ گیا لائف سٹائل، تو کافی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ ہو، رائفل ہو، بوٹ ہو، کموڈ ہو یا پھر ہیئر کلرز ہوں، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملیں گی۔ یہ تمام چیزیں ایجاد تو یورپ میں ہوئیں، لیکن انہیں بنایا اور مارکیٹ کیا ترکوں نے۔ ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محلہ آباد کیا تھا اور اس محلے میں شاندار مسجد، مدرسہ اور شفاخانہ بھی بنوایا اور اپنا مقبرہ بھی۔ آپ قدرت کے انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو، یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کے راستے پر چلتی ہے تو پھر اللہ چرواہوں کی نسلوں کو بھی قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔